जीरो टू इन्फिनिटी। चैप्टर 10 को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेगुलेशन नंबर 110 की, जो कि है कोड्स ऑफ प्रैक्टिस। इससे पहले जो हमने रेगुलेशन नंबर 109 देखा था उसमें बात की गई थी ट्रांसपोर्ट टूल्स को फ्रेम और इन्फोर्स करने के लिए। सिमिलरली ये रेगुलेशन कोड्स ऑफ प्रैक्टिस है। ये रेगुलेशन है कि माइंस में जो भी ऑपरेशन होंगे और जो भी मशीनरी होगी उन सब से कनेक्टेड माइंस के अंदर में कोड्स ऑफ प्रैक्टिस को फ्रेम करना है और इन्फोर्स करना है। आइए अब इसे डिटेल में देखते हैं। इसका सब रेगुलेशन नंबर 1 सबसे पहले, द मैनेजर ऑफ एवरी माइन शैल बिफोर इंट्रोड्यूसिंग एनी मशीनरी और न्यू ऑपरेशन कनेक्टेड विथ हिज माइन frame and enforce code of practice not being inconsistent with the act or these regulations for each such machinery or operation as the case may be। सब रेगुलेशन नंबर 1 ये कह रहा है कि हर एक माइन के मैनेजर को क्या करना होगा कि जब भी उसकी माइन में कोई नई मशीनरी इंट्रोड्यूस हो रही हो या कोई नया ऑपरेशन इंट्रोड्यूस किया जा रहा हो, ठीक है, तो वैसे केस में उसे कोड ऑफ प्रैक्टिस को फ्रेम करना है और इन्फोर्स करना है। और कोड ऑफ प्रैक्टिस ऐसा बनाना है जो कि माइंस एक्ट और कोल माइंस रेगुलेशन के कंप्लायंस में रहे, ठीक है ना। मतलब कोड ऑफ प्रैक्टिस के अंदर में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं डालना है जो कि कोल माइन रेगुलेशन या माइंस एक्ट के अंदर में कोई प्रोविज़न दिया गया है उसके वो कॉन्ट्रेरी हो, यानी कि इसके अंदर जो प्रोविज़न दे दिया वो उस प्रोविज़न को काट रहा है, उस प्रोविज़न के बियॉन्ड दे दिया तो वो चीज़ हो जाएगी, वो इलीगल हो जाएगी। तो बेसिकली उसके कंसिस्टेंट एक्ट एंड रेगुलेशन के कंसिस्टेंट रखते हुए कोड ऑफ प्रैक्टिस को फ्रेम करना है और इन्फोर्स करना है। इसका सब रेगुलेशन नंबर 2 देखिए अब, द कोड्स ऑफ प्रैक्टिस शैल बी फ्रेम्ड विद ड्यू रिगार्ड टू द टाइप, साइज एंड कैपेसिटी ऑफ द मशीनरी और ऑपरेशन इन द यूज एंड प्रिवेलिंग लोकल कंडीशंस and a copy of the same shall be submitted to the regional inspector who may at any time by an order in writing require such modification in the codes as he may specify therein। बड़ी सिंपल सी बात कही है कि कोड ऑफ प्रैक्टिस जब भी बनाएंगे मैनेजर, उनको ये ध्यान रखना है कि उनके माइंड में किस साइज़ की या किस टाइप की और किस कैपेसिटी की मशीनरी ऑपरेट हो रही है या फिर किस टाइप के ऑपरेशन वहाँ पे यूज़ में आ रहे हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि हर एक साइज़ की मशीनरी, हर एक कैपेसिटी की मशीनरी, हर एक टाइप के ऑपरेशन, इन सब के लिए कोड ऑफ प्रैक्टिस बनानी है, ओके। और साथ में क्या करना है कि वहाँ पे जो लोकल कंडीशन एग्जिस्ट करेगी, जो माइंस में बोलते हैं ना हम लोग कि हर एक माइन लोकल कंडीशन की वजह से वैरी करती है, हर एक माइन की कंडीशन यूनिक होती है, तो उन लोकल कंडीशंस को भी उसमें कंसिडरेशन में लेना है। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, कुछ माइंस में फायर होती है, कुछ माइंस में फायर नहीं होती। तो अगर जहाँ पे फायर होगी वहाँ पे हर एक ऑपरेशन, जैसे ड्रिलिंग का ऑपरेशन है या फिर ब्लास्टिंग का ऑपरेशन है, वहाँ पे जो कोड ऑफ प्रैक्टिस होगा, और जिस माइन में फायर नहीं होगी वहाँ पे जो कोड ऑफ प्रैक्टिस होगा वो डिफरेंट होगा। सपोज किसी माइंस में वाटर का इनरश बहुत ज़्यादा है तो वहाँ जो कोड ऑफ प्रैक्टिस होगा वो एक ड्राई माइन की कंपैरिजन में डिफरेंट होगा। इसी तरीके से जहाँ मशीनरी कहीं 20 टन के डंप पर चल रहे हैं, कहीं 100 टन के डंप पर चल रहे हैं, तो दोनों में जो कोड ऑफ प्रैक्टिस होगा उसमें काफ़ी डिफरेंस होगा। तो मशीन के साइज़, कैपेसिटी और ऑपरेशन और माइन की लोकल कंडीशन, इन सब को कंसिडर करते हुए कोड ऑफ प्रैक्टिस को फ्रेम करना है और इसे इन्फोर्स करना है। साथ ही ट्रांसपोर्ट रूल्स के सिमिलर ही ये जो भी कोड ऑफ प्रैक्टिस फ्रेम किए जाएंगे, इसकी एक कॉपी क्या करना है, रीजनल इंस्पेक्टर को सबमिट करनी है। अब रीजनल इंस्पेक्टर को ये पावर दी गई है कि वो किसी भी टाइम में उनको अगर लगता है कि इसमें कोई मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है तो एक राइटिंग में ऑर्डर दे करके ये ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें ये आपको मॉडिफिकेशन करने हैं और मैनेजर को क्या है वो मॉडिफिकेशन इंप्लीमेंट करने होंगे। अब देखिए इसमें एक कंडीशन दी गई है सिमिलर जो ट्रांसपोर्ट रूल्स में दी गई थी, प्रोवाइडेड दैट इन माइंस वेयर सच मशीनरी आर ऑलरेडी इन यूज और ऑपरेशंस इन प्रैक्टिस द सेड कोड्स ऑफ प्रैक्टिस शैल बी फ्रेम्ड एंड इन्फोर्स्ड विद इन 90 days ऑफ द डेट ऑफ कमिंग इनटू फोर्स ऑफ दीज रेगुलेशंस। मतलब देखिए कोल माइंस रेगुलेशन 2017 में आया था, तो कोड्स ऑफ प्रैक्टिस कोल माइन रेगुलेशन 1957 में था नहीं। तो अब एग्जिस्टिंग माइंस में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कराने के लिए क्या किया गया, ये कंडीशन दे दी गई है कि जब भी ये रेगुलेशन फोर्स में है उससे 90 दिनों के अंदर में जो भी माइंस एग्जिस्ट कर रही है उन सबको कोड्स ऑफ प्रैक्टिस बना लेना है इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर मशीनरी एंड रिस्पेक्ट ऑफ देयर ऑपरेशंस, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं कि कोड ऑफ प्रैक्टिस में स्पेसिफिकली क्या चीज़ और इंक्लूड होनी चाहिए। द कोड्स ऑफ प्रैक्टिस इंटर आलिया शैल प्रोवाइड फॉर, मतलब कोड ऑफ प्रैक्टिस में तो आप दुनिया जहान की चीज़ लिखने ही वाले हैं सारे ऑपरेशन और मशीन के, लेकिन उसके अंदर ये जो 4 पॉइंट आएंगे अभी जो डिस्कस करेंगे हम लोग, ये एसेंशियली उसके अंदर होने चाहिए। क्योंकि यहाँ पे शैल प्रोवाइड लिखा, शैल वर्ड का यूज़ किया गया है। तो फर्स्ट पॉइंट ए है सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉर द मशीनरी और ऑपरेशन टू विच इट रिलेट्स टू, यानी मशीन के या किसी ऑपरेशन को कराने के सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर होने चाहिए उसके अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, अगर कोई बिजली का काम कर रहा है, ये बिजली का रिपेयरिंग का काम है या ऑपरेशन है, तो आप बोलेंगे ना कि भैया आपको एक रबड़ के ग्लव्स पहन के जाने हैं, ठीक है ना, ताकि आपको बिजली का झटका ना लगे, आपको रबड़ के शूज़ पहनने हैं,
या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज़ करना, तो ये जो सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगा डिटेल में हर एक मशीनरी को ऑपरेट करने में या फिर ऑपरेशन को कंडक्ट करने में, ये इसके अंदर में कवर होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है इसका बी, एग्जामिनेशन एंड टेस्टिंग ऑफ द मशीनरी बिफोर फर्स्ट यूज, आफ्टर इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, री इंस्टॉलेशन, मॉडिफिकेशन, ऑल्ट्रेशन, मेंटेनेंस और रिपेयर। अब बी पॉइंट के अंदर क्या है, मशीन से स्पेसिफिक है ये, और ये मशीन के शुरुआत से लेकर एकदम उसके अंत तक इसमें सारी कहानी कवर कर दी है कि जब भी मशीन का पहला यूज़ होगा उससे पहले उसका एग्जामिनेशन और टेस्टिंग कैसे होगी, अगर किसी मशीन का इंस्टॉलेशन होना तो इंस्टॉलेशन का तरीका, री इंस्टॉल यानी मशीन को उखाड़ के कहीं और लगा रहे हैं उसका तरीका, मशीन में अगर कोई मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, कोई अपग्रेडेशन कर रहे हैं उसका, मशीन में कोई ऑल्ट्रेशन है, कोई पार्ट लगा रहे हैं, कोई चेंज कर रहे हैं, या मशीन में कोई मेंटेनेंस या रिपेयर का जॉब है, ये सारे ऑपरेशन कवर करने चाहिए कोड ऑफ प्रैक्टिस के अंदर में। फिर थर्ड पॉइंट, शेड्यूल एंड नेचर ऑफ एग्जामिनेशन एंड टेस्टिंग ऑफ द मशीन इंक्लूडिंग इट्स सब असेंबलीज सो एज टू इंश्योर इट्स सेफ ऑपरेशन। सी पॉइंट भी बड़ा सिंपल सा है, आप अगर बाइक या कार लेते हैं तो आपको मैन्युफैक्चरर क्या देता है कि आपको बाइक लिए तो 2000 किलोमीटर पे जाके आपको सर्विसिंग करानी है, उसका मोबिल ऑयल चेंज करना है, फिर 10,000 किलोमीटर होता है तो कोई बोलेगा तो बोलते हैं ब्रेक पैड चेंज कर लीजिए। तो अकॉर्डिंगली क्या होता है, उसका मेंटेनेंस शेड्यूल बना रहता है, मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करता है, आप सर्विस सेंटर विजिट करते हैं, सर्विस सेंटर उसी शेड्यूल को फॉलो करते हुए आपकी बाइक का सर्विसिंग करता है। ओके, तो सिमिलरली क्या करना है ना कि माइंस के अंदर में हमें जो मैनेजर कोड ऑफ प्रैक्टिस बनाएंगे उसके अंदर में ये चीज़ इंक्लूड होनी चाहिए कि जो मशीन आपकी माइंस में यूज़ हो रही है उसमें शेड्यूल एंड नेचर ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए। शेड्यूल मतलब कि कब कब उसका एग्जामिनेशन हो रहा है, एंड नेचर ऑफ एग्जाम मतलब किस टाइप का एग्जामिनेशन हो रहा है। अब माइंस के रिस्पेक्ट में एग्जांपल लेते हैं, अगर मान ली कोई मशीन है, अब उसमें ऐसा शेड्यूल बना दिया जाए कि एवरी वीक उसके अंदर में ये चेक करना है कि जो उसके मूविंग पार्ट्स है उसमें ग्रीजिंग सफिशिएंट है कि नहीं है, ठीक है, या ऑयलिंग सफिशिएंट है कि नहीं है। ये हो गया एक टाइप का एग्जामिनेशन। फिर एक एग्जामिनेशन हो सकती है हर एक 3 महीने पे या 2 महीने पे, या सपोज कोई पर्टिकुलर किलोमीटर चलने के बाद ये चेक करना है, उसके ऑयल को चेक कराना है कि ऑयल जो है उसका मोबिल ऑयल वो सही है कि नहीं है, और चलने लायक है कि नहीं है। तो ये शेड्यूल और नेचर ऑफ एग्जामिनेशन जो है आपके कोड ऑफ प्रैक्टिस के अंदर में आने चाहिए। और साथ ही मशीन के साथ क्या है कि जो इसकी सब असेंबलीज है, सपोज कोई मशीन के अंदर कोई मोटर लगी हुई है तो मोटर को बोलेंगे मशीन के रिस्पेक्ट में एक सब असेंबली है, तो मोटर के भी टेस्टिंग और एग्जामिनेशन ये रेगुलेशन में ऐसा प्रोविजन इसलिए बनाया गया है। कोड ऑफ प्रैक्टिस में अगर ये चीज़ आएगी तो ये माइंस के कल्चर में ये चीज़ डेवलप होगी और इससे कोई भी मशीन का ना सेफ ऑपरेशन इंश्योर होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं डी, द मैनर इन विच रिकॉर्ड्स ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी केप्ट। कोड ऑफ प्रैक्टिस के अंदर में ये भी चीज़ आनी चाहिए कि जो एग्जामिनेशन होगा उसका रिकॉर्ड कैसे रखा जाएगा। अब देखिए एक लाइन इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि रिकॉर्ड कीपिंग कितना इंपॉर्टेंट है। जब भी मान लीजिए किसी मैकेनिक ने मशीन को इंस्पेक्ट किया, ठीक है, मशीन का एग्जामिनेशन किया, उसको पता चला ये फॉल्ट है, तो वो क्या कर सकता है, एक लूज पेपर में लिखा और अपने सीनियर को पकड़ा के चला गया कि इसमें ये मेंटेनेंस कराना है। वो पेज कहीं गायब हो गया, वो मेंटेनेंस हुआ ही नहीं। हो सकता है 4 दिन बाद उसी मेंटेनेंस के ना होने की वजह से कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो ये तो पता ही नहीं चल पाएगा। वो आदमी बोलेगा भी कि मैंने तो ये एग्जामिनेशन किया था, तो वो ऊपर वाले बोलेंगे कि भैया हमारे पास तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो ऐसे केस के लिए लॉ में क्या प्रोविज़न बना दिया गया है कि एक रिकॉर्ड आपको रखना है, ताकि रिकॉर्ड से ये भी पता चलेगा ना, आपको हिस्ट्री भी पता चलती जाएगी। इस फलाने डेट को ये ऑब्जर्वेशन आया था, उसके नेक्स्ट डेट को ये ऑब्जर्वेशन आया, फिर इसमें ये करेक्टिव एक्शन लिया गया, फिर नेक्स्ट शेड्यूल मेंटेनेंस की डेट पे ये एक्शन हुआ। तो ये जो पूरी चीज़ है ना, ये रिकॉर्ड एक पुख्ता बनता रहेगा। ये मशीन की हेल्थ को भी बताएगा, मशीन के सारे क्या बोले इन्स एंड आउट्स, जो भी उसमें पार्ट्स लग रहे हैं, उसमें पार्ट्स बाहर जा रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में वो एक पूरा का पूरा क्या बोलो आप मशीन की कहानी रखेगा पूरी। अगर कभी मशीन में कोई प्रॉब्लम होती है, मशीन में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो कम से कम ये तो प्रूफ करने लायक रह सकता है कि ह्यूमन एरर थी मशीन में एक्सीडेंट के पीछे, या फिर कोई अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस हो गए या अनफोर्सिन कोई चीज़ हो गई जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया। तो ये रिकॉर्ड इसलिए मैटर करता है। नेक्स्ट सब रेगुलेशन नंबर 4 की बात करते हैं। द ओनर, एजेंट एंड मैनेजर ऑफ एवरी माइन शैल हैंड ओवर कॉपीज ऑफ सच कोड ऑफ प्रैक्टिसेस टू कंसर्न्ड ऑफिशियल्स एंड पर्सन्स एंड इंश्योर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट देयर ऑफ। ट्रांसपोर्ट रूल्स में ट्रांसपोर्ट रूल्स की कॉपी डिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। इसमें बोल दिया है एजेंट, ओनर और मैनेजर के लिए आगे बढ़ लगा है शैल, यानी ओनर, एजेंट और मैनेजर तीनों की जिम्मेदारी बनती है कि जो भी कोड ऑफ प्रैक्टिस उसके माइंड्स में फ्रेम किए गए हैं वो भी उससे जो भी ऑपरेशन या मशीनरी से कंसर्न्ड ऑफिशियल्स है उनको वो हैंड ओवर करे कॉपी, और साथ ही साथ ये भी इंश्योर करे जो कोड ऑफ प्रैक्टिस बनाए गए उसका इफेक्टिव इन्फोर्समेंट हो, यानी पूरी तरह से अच्छे से वो माइंड्स में लागू हों और सब लोग उसको फॉलो करें। सब रेगुलेशन नंबर 5, अ कॉपी ऑफ कोड्स ऑफ प्रैक्टिस फ्रेम्ड अंडर सब रेगुलेशन 3 शैल ऑलवेज बी केप्ट इन द ऑफिस ऑफ द माइन एंड ऑल्सो एट रेस्पेक्टिव प्लेसेस ऑफ सच ऑपरेशन और मशीनरी।
जो भी सब रेगुलेशन 3 के अंदर में कोड ऑफ प्रैक्टिस फ्रेम किए गए हैं उसकी एक कॉपी क्या है ऑफिस में रखनी है, और साथ ही साथ जो जो कंसर्न ऑपरेशन वाली जगह है या जहाँ मशीन है उन वहाँ पे भी एक एक कॉपी उसकी प्रोवाइड करानी है। ठीक है, ये प्रोविज़न इसलिए किया गया है कि ऐसा ना हो कि खाना पूर्ति का काम चल रहा है कि कोड ऑफ प्रैक्टिस बना लिए, और कोड ऑफ प्रैक्टिस बनाए तो ऑब्वियसली सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स बहुत सारे हैं, तो कुछ जगह हो सकता है ना लालच में जो ओनर होंगे वो बोलेंगे कि सेफ्टी प्रोटोकॉल हम अपने वर्कर्स को नहीं बताते हैं, और इससे क्या होगा कि अनसेफ मैनर में काम करेंगे, हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो अब लॉ में ही प्रोविज़न कर दें कि आपको पहले तो ऑफिस में कॉपी अवेलेबल करानी ताकि ऑन डिमांड किसी को भी अवेलेबल हो जाए, और साथ ही जहाँ जहाँ ऑपरेशन हो रहा है या जो मशीनरी है उसके अंदर भी कॉपी रखवा देनी है कि वहाँ पे जो यूज़र्स हैं, जो ऑपरेटर्स हैं, जो वहाँ पे कंसर्न ऑफिशियल है, ताकि उनको वो इजीली एक्सेसिबल हो जाए, वो वहाँ से वो पढ़ सके, नॉलेज ले सके उस चीज़ के बारे में, उसको इफेक्टिवली इन्फोर्स कर सके। अब देखिए ये रेगुलेशन यहाँ पे फिनिश होता है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट रूल्स में जैसे मैंने कुछ गाइडलाइन फ्रेम की थी, यहाँ पे भी उसी टाइप की कोई गाइडलाइन फ्रेम की गई है, और ये जो है गाइडलाइन मैं भी जो दिखाने वाला हूँ आपको, ये DGMS से नहीं आई है, ये मैंने खुद फ्रेम की है, आपको बुक में भी नहीं मिलेगी। अगर आप किसी माइंस में वर्किंग हैं और आपको ज़रूरत पड़ जाती है कोड ऑफ प्रैक्टिस फ्रेम करने की, तो आप इस गाइडलाइन का मदद ले सकते हैं कि कोड ऑफ प्रैक्टिस में मोटा मोटी क्या क्या चीज़ें कवर होंगी, उसकी हेडिंग्स दी हुई हैं। तो आप इस वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है, डिटेल में। ये जो गाइडलाइन ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप माइंस में काम कर रहे हैं तो ये आपको डेफिनेटली हेल्प कर सकती है। यहाँ पे ये फिनिश होती है। थैंक यू वेरी मच। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।